नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जीके की इस नई पहल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस नई पहल के माध्यम से हम विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर प्रश्न मुहैया कराएंगे जो उनके आगे आने वाली परीक्षा के लिए लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहले क्वेश्चन में हमें हम लोगों को दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, यूएसए यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आमंत्रित किया है अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विदेशों से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने स्वदेश पहल की शुरुआत की है। यह पहल किस मिशन के तहत शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, वंदे भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में आपका जो स्वदेश पहल है, इसका फुल फॉर्म है आपका स्वदेश मतलब एस से स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है। तो स्वदेश का फुल फॉर्म हमारा स्किल्ड वर्कर और अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, जिसके तहत विदेशों से आने वाले जो श्रमिक हैं उनको लाया जाएगा। लौटने वाले नागरिकों को इस पहल के तहत एक फॉर्म भरना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं अटल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, नेताजी सुभाष चंद्र बंदरगाह या सरदार पटेल बंदरगाह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या 6 जुलाई? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है आपका 4 जून को। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। हाल ही में बिमल जुल्का समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट किस क्षेत्र की समीक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके फिल्म मीडिया, भारत चीन सीमा विवाद, रक्षा समझौते या अंतरिक्ष प्रक्षेपण। तो आपकी बिमल जुल्का समिति है वो फिल्म मीडिया यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ए से फिल्म मीडिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, ओईसीडी या नीति आयोग। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के जारी करती है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब कहाँ पर इस तरह की बातें की गई हैं, किस तरह की चर्चा की गई? तो आर्टिकल 51 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, बात की गई है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित। आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं संविधान की उद्देशिका में। बस दोस्तों, इसीलिए ये कंफ्यूजन के लिए जितनी सारी चीजें दी रहती हैं, तो आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा और क्रिस्टल एंड क्लियर पढ़िएगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो। जब क्लैरिटी होगी तो आप अच्छा ही सीखेंगे और आंसर भी अच्छे ही आपके होंगे और आंसर गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 51, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात हुई तो होती है, तो यहाँ पे इसी की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, पहला है आपका स्टेटमेंट है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। एक्चुअली में जब हमारा संविधान सभा 1946 में गठित हुई, उसके बाद 48 में संविधान मतलब बना, निर्मित हुआ, उसके बाद में 50 में लागू हुआ, तब तक हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जैसी कोई भी अवधारणा नहीं थी। मूल कर्तव्य की अवधारणा आपकी संविधान बनने के बाद आई है। ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नहीं, यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मूल कर्तव्यों को लेकर सही है? मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, यानी कि आर्टिकल 51 का, समझ जाइए, और आपका भाग पार्ट 4 का आ जाइए। जब भी जिस चीज़ की बात हो, मैं वहाँ पे अपने आप पहले से ही पहुँच जाना चाहिए, ताकि एक क्लिस्टर क्रिस्टल एंड क्लैरिटी रहती है। दोस्तों, मैं पिछले 8वें क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिटेल्स बताना भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा मूल संविधान था, मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसमें मूल कर्तव्य की अवधारणा नहीं थी। यानी कि जो आपका क्या, जो 11वां जो आपका आर्टिकल, जो 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है, वो आपका 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा निहित है। इसमें आपके 10 मूल कर्तव्यों की रखा गया था, उसके बाद 11वां 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 9वें पर ही हम लोग फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों को लेकर पूछा है कि कौन सा सही है। तो आपका स्टेटमेंट पहला है कि भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारत में मूल अधिकार के साथ ही मूल कर्तव्य को भी संविधान में स्थान दिया गया। मूल अधिकार के साथ ही मूल कर्तव्य को भी संविधान में
संविधान में जगह दी गई थी? नहीं। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो मूल कर्तव्य की अवधारणा है वो 42वें संविधान संशोधन यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ही किया गया था। और जबकि मूल कर्तव्य जो कि अमेरिका द्वारा लिए गए हैं मूल, और जबकि मूल मूल अधिकार अमेरिका द्वारा, जबकि मूल कर्तव्य सोवियत संघ द्वारा लिए गए हैं। ये संविधान के बाद की अवधारणा है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया था। आपका ऑप्शन, आपका दूसरा करेक्ट है आपका स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है। मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है। दोस्तों ये बात एकदम से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि आपके मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उनको न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, बल्कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य और डीपीएसपी, इनको न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है। तो उसके बाद में आपका सेकेंड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अप्रवर्तनीय होने का स्पष्ट उल्लेख है। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि क्या चीज़ प्रवर्तनीय है क्या नहीं। तो इस लिहाज से आपका बी ऑप्शन केवल 2 सही है। यदि कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन न करे तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से वे राज्य के निर्देशक तत्वों की ही तरह हैं। लेकिन जो आर्टिकल 37 है आपका, उसमें नीति निर्देशक तत्वों के अपरिवर्तनीय होने की बात साफ तौर पर कही गई है। और वहीं 51 का आर्टिकल, आपका जो 51 का है, उसमें भी आपको बताया गया है कि ऐसी कोई भी बात वर्णित नहीं है जो कि परिवर्तनीय होने से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन जीव हैं, रक्षा करें एवं उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, किस मूल कर्तव्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 51 का खा, अनुच्छेद 51 का घा, का गा, अनुच्छेद 51 का छा। तो जो आपका पर्यावरण और अन्य चीज़ों से रिलेटेड, झील, इनकी रक्षा करने से संबंधित आपका आर्टिकल है, वो आपका ऑप्शन डी यानी कि 51 का छा करेक्ट है। दोस्तों आज की इस नई पहल में आपके साथ में बस इतने ही क्वेश्चन शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।